केंद्र सरकार ने कहा संचार साथी ऐप से जासूसी नहीं संभव। केंद्रीय संचार मंत्री ने संसद में दिया जवाब, कहा लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया ऐप। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ से दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की दूसरी किश्त की जारी, कहा सरकार अपने संकल्पों को गति से कर रही है पूरा। और प्रधानमंत्री ने आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि, कहा स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय गरिमा, समर्पण के साथ की राष्ट्र की सेवा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। देश में मोबाइल और डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। संचार साथी ऐप के जरिए अब हर नागरिक अपने मोबाइल नंबर की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेगा। फर्जी कनेक्शन और साइबर फ्रॉड की जांच खुद कर सकेगा। सरकार ने बताया है कि ये ऐप डिजिटल कम्युनिकेशन को और सुरक्षित बनाएगा और सिम से जुड़े सभी संभावित दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा। इससे पहले विपक्षी दलों ने इस ऐप की जरूरत और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, जिस पर सरकार की ओर से साफ किया गया कि ये ऐप हर तरह से लोकतांत्रिक, स्वैच्छिक और ग्राहक केंद्रित है और यूजर इसे जब चाहे डिलीट कर सकते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान संचार साथी ऐप के बारे में विपक्ष की ओर से प्रश्न उठाए गए, जिसका संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्तर दिया। केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि इस ऐप के जरिए जासूसी संभव नहीं है और ना होगी। उन्होंने बताया कि जन भागीदारी के तहत जनता के उपयोग से मिले फीडबैक के आधार पर इसे तैयार किया गया, जो अपने आप ऑपरेट नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि इस ऐप के जरिए फोन चोरी की घटना रोकने में मदद मिली। इसी ऐप से अब तक 1.5 करोड़ फर्जी कनेक्शन काटे गए और 7 लाख फोन वापस किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार फीडबैक के आधार पर उस आदेश में भी बदलाव के लिए तैयार है। सरकार नागरिक के हाथों में अधिकार देना चाहती है ताकि वे सुरक्षित रहें। इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं, क्योंकि जनता ने रिपोर्ट किया है। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस किए। 7 लाख स्टोलन हैंडसेट जो उपभोक्ता है उसे हमने वापस भी कर दिया कि हम लोग हर एक नागरिक को वो चॉइस दें, क्योंकि ऐप फोन पे है इसका मतलब नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। जब तक मैं उपभोक्ता के रूप में उसमें रजिस्टर ना करूं तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। हम लोग ने केवल ये ऐप सभी को उपलब्ध कराने के लिए कदम लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा निवास में दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी की। इस अवसर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत 7 लाख से अधिक लाभार्थी बहनों के खातों में राशि डाली गई। उन्होंने बताया इस ऐप पर 30 नवंबर तक 9,552 महिलाओं ने आवेदन किया, जिनमें से 7,01,965 महिलाएं पात्र पाई गईं। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन है। पूरे हरियाणा की बहनों के लिए ये खुशी की बात है कि आज दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी हुई है। आज 7,01,965 हमारी लाभार्थी बहनों के खातों में लाडू लक्ष्मी पहुंची है, उनके खातों में राशि डाली गई है। इस ऐप पर 30 नवंबर तक 9,592 महिलाओं ने आवेदन किया है। मुख्यमंत्री ने सभी पात्र बहनों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि हर 3 महीने में प्रदेश की महिलाओं के खाते में एक साथ लाडू लक्ष्मी योजना के तहत धनराशि डाली जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपने संकल्पों को गति के साथ पूरा कर रही है। पात्र बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि लगातार ये फिगर बढ़ रही है और मैंने जैसे पीछे भी कहा था कि काफी संख्या में हर रोज हमारी बहनें इसके साथ जुड़ रही हैं, इसका लाभ ले रही हैं।
मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने जो संकल्प लिए थे गति से पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने और संविधान सभा की अध्यक्षता करने से लेकर प्रथम राष्ट्रपति बनने तक डॉक्टर प्रसाद ने अद्वितीय गरिमा, समर्पण और उद्देश्य की स्पष्टता के साथ राष्ट्र की सेवा की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रथम राष्ट्रपति की सादगी और साहस की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सेवा और दूरदर्शिता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। चंडीगढ़ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिन लोगों के मामले जिला अदालतों या विभिन्न अधिकरणों में लंबित हैं और वे समझौते के माध्यम से निपटाना चाहते हैं, वे जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण यूटी चंडीगढ़ के कार्यालय से संपर्क कर अपने मामले लोक अदालत में सूचीबद्ध करा सकते हैं। इस लोक अदालत में जिन श्रेणियों के मामलों को लिया जाएगा उनमें आपराधिक सुलह योग्य मामले, चेक बाउंस, मनी रिकवरी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, श्रम विवाद, बिजली पानी बिल से जुड़े मामले, पारिवारिक व मैट्रिमोनियल विवाद, किराया संबंधी मामले, उपभोक्ता मामले, गुजारा भत्ता से जुड़े मामले और अन्य सिविल विवाद शामिल हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामले जल्दी और सरल तरीके से निपटाएं। हरियाणा सरकार आगामी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर वर्ष 2024-25 के गुड गवर्नेंस अवार्ड प्रदान करेगी। ये अवार्ड उन कर्मचारियों, अधिकारियों और विभागों को दिए जाएंगे जिन्होंने शासन प्रशासन में उत्कृष्ट, नवाचारपूर्ण और प्रभावी कार्य किए हैं। सरकार के अनुसार गुड गवर्नेंस से जुड़े बेहतरीन और इनोवेटिव प्रयासों को पहचान देने के लिए ये पहल शुरू की गई है, जिससे अन्य विभागों को भी प्रेरणा मिलेगी और प्रशासनिक प्रणाली को और मजबूत बनाया जा सकेगा। इन अवार्ड्स के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक कर्मचारी और विभाग 13 दिसंबर तक हरियाणा गुड गवर्नेंस awards.haryana.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल असीम कुमार घोष को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह एवं प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा समेत वरिष्ठ इनेलो नेता भी मौजूद रहे। अभय सिंह चौटाला ने राज्यपाल से मिलकर जल भराव, ट्रैक्टर नवीनीकरण टैक्स, खिलाड़ियों की स्टेडियमों में हो रही मौतें जैसे जनहित के मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के बाद अभय चौटाला ने कहा कि सरकार जनता के मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रही है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक की ओर से मोहाली के लखनौर और चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 के कैंपस में बीएसएफ हीरक जयंती का आयोजन किया गया। इससे पहले 21 नवंबर को गुजरात के भुज कैंप में मुख्य कार्यक्रम हुआ था, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की थी। इस समारोह में जवानों को वीरता पुरस्कार और राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक दिए गए थे। चंडीगढ़ में आयोजित समारोह के दौरान पश्चिमी कमान के अपर महानिदेशक सतीश एस खंडारे ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और देश की सुरक्षा में अपना जीवन न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने लखनौर कैंपस में प्रेस ब्रीफिंग कर मीडिया को सीमा सुरक्षा बल की उपलब्धियों और चुनौतियों की जानकारी दी। ये बल पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी कुल 6,386 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा कर रहा है। केवल पश्चिमी कमान की जिम्मेदारी 2,289 किलोमीटर लंबी भारत-पाक सीमा की सुरक्षा करना है। अपर महानिदेशक ने बताया कि साल 2025 में बीएसएफ ने कई बड़े अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ड्रोन रिकवर की है। इसी साल हमने तकरीबन 380 किलो हीरोइन रिकवर हुई है और बहुत सारे मॉडल्स जो हैं हमारे बीएसएफ के इंट ब्रांच ने उसके ऊपर काम करके लोकल पुलिस के साथ मिलके हमने उसको ब्रेक किया है। तो नेचुरली फर्क तो पड़ा है। एक बॉर्डर पे सर्विलेंस जो है वो ज्यादा बड़ा है और बॉर्डर पे स्मगलिंग करना आज के दिन में इतना आसान नहीं रहेगा और जैसे नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी तो ये काम हम और भी बेहतर। एंटी टनलिंग के लिए हम एक एडवांस एंटी टनलिंग सिस्टम जो है वो जम्मू में लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू और पंजाब में आई भीषण बाढ़ के दौरान बीएसएफ ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया था, जिससे हजारों ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सका था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने जापान दौरे के पहले दिन प्रमुख उद्योगपतियों के समक्ष राज्य को सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्हें अपने व्यावसायिक विस्तार के लिए पंजाब में निवेश करने का निमंत्रण दिया।
प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के दौरान उन्होंने उन्नत विनिर्माण, मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा और वैश्विक सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जापान के साथ रणनीति सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने जापानी कंपनियों को राज्य में उभर रहे नए अवसरों का अन्वेषण करने का आमंत्रण देते हुए कहा कि पंजाब का भविष्य इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप नए रूप में आकार ले रहा है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को 13 और 15 मार्च 2026 को ISB मोहाली कैंपस में होने वाले 6वें प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन में शामिल होने का भी निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन पंजाब की प्रगति को प्रदर्शित करेगा और विश्व के बड़े उद्योगों को एक मंच पर लाकर साझेदारी और सहयोग के नए अवसर प्रस्तुत करेगा। भ्रूण हत्या को रोकने के प्रयासों में और तेजी लाने के मद्देनजर पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने अगले वर्ष तक राज्य के लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय औसत को पार करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य तय किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने चंडीगढ़ में प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स अधिनियम पर आयोजित राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण वर्कशॉप की अध्यक्षता करते हुए सभी सिविल सर्जनों, स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर आशा वर्करों तक को गर्भावस्था के दौरान निरंतर निगरानी रखने और लिंग निर्धारण से जुड़े अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए पूर्ण सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को हर गर्भवती महिला की सक्रिय ट्रैकिंग सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून तभी प्रभावी होता है जब समाज इसके पालन में पूरी ईमानदारी दिखाए। उन्होंने याद दिलाया कि किसी भी व्यक्ति को अजन्मे बच्चे का लिंग जानने की अनुमति नहीं है और न ही किसी डॉक्टर या क्लिनिक को भ्रूण से संबंधित कोई जानकारी देने की इजाजत है। ऐसे किसी भी कार्य को गंभीर अपराध माना जाता है जिसमें कड़ी सजाएं जैसे कारावास और लाइसेंस रद्द करना शामिल है। डॉक्टर बलबीर सिंह ने चिंता व्यक्त की कि पिछले दशकों में पंजाब में लड़कों और लड़कियों की संख्या में बड़ा असंतुलन देखा गया है, जो बेहद चिंताजनक है। सामाजिक भेदभाव, संकुचित मानसिकता और कन्या भ्रूण हत्या जैसे अमानवीय कार्य इसके प्रमुख कारण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि किसी समाज को सही मायने में तभी विकसित कहा जा सकता है जब दिव्यांगजनों के साथ समान व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके साथ दया नहीं बल्कि सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। कार्यक्रम में उन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने दिव्यांगजनों की सराहना की और कहा कि उनकी अविश्वसनीय उपलब्धियां सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने विशेष रूप से खेलों के माध्यम से दिव्यांगजनों के उत्थान में सरकार की भूमिका का भी उल्लेख किया। राष्ट्रपति ने कहा कि 2012 के पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने केवल 1 पदक जीता था, जबकि 2024 के पैरा ओलंपिक खेलों में देश ने 29 पदक जीते, जो भारतीय पैरा एथलीटों द्वारा स्थापित प्रगति के मानक को दर्शाता है। देश भर में सरकारी भवनों और पदों के नाम बदलकर उन्हें जनता के और करीब लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय अब सेवा तीर्थ कहलाएगा। केंद्रीय सचिवालय का नाम होगा कर्तव्य भवन। वहीं सभी राजभवन अब लोक भवन और राजनिवास लोक निवास कहलाए जाएंगे। केरल, असम, बंगाल, तमिलनाडु और लद्दाख में ये बदलाव लागू हो चुके हैं। केंद्र सरकार का संदेश साफ है, शासन सिर्फ सत्ता नहीं, सेवा और जिम्मेदारी का प्रतीक है। जन केंद्रित शासन और सक्रिय जन भागीदारी के प्रति सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कुछ नए भवनों के नामकरण किए हैं। नए बनने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। इस नाम के साथ संदेश भी स्पष्ट है कि सेवा का पवित्र स्थान। वहीं केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन होगा। ये बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, ये सांस्कृतिक और नैतिक भी है। भारत की सार्वजनिक संस्थाओं में नामों का ये बदलाव उस सोच का प्रतीक है जिसमें शासन को सत्ता नहीं सेवा माना गया है, जहां अधिकार से ज्यादा कर्तव्य और पद से ज्यादा जिम्मेदारी की भावना को महत्व दिया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम राज्यों के राजभवनों के नाम भी बदले गए हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।